नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में या किसी सगे संबंधी में भी अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जांच करवाएं और कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करें। कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने में मदद करें और जांच करवाएं अपनी और अपने सगे संबंधियों की, और तुरंत इलाज भी करवाएं। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान रनवे पर विमान फिसल गया और हादसा कितना खतरनाक हुआ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विमान के अगले हिस्से के 2 टुकड़े हो गए और ये विमान दुबई से आया था। बताया जा रहा है कि इस विमान में करीब 200 यात्री सवार थे और इस विमान हादसे में पायलट समेत कई यात्रियों की मौत हुई है। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंची और लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए कोझिकोड के लिए एक एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया गया। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे नाम से एक मुहिम शुरू की है और इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इसके जरिए गंगा घाटों के आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को जोड़ा जा रहा है और इसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हर काम में आलोचना खोजने की आवश्यकता होती है और राहुल गांधी उसी बीमारी से ग्रसित है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने समाज को गंगा के साथ में जोड़ना, इस दृष्टिकोण से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के हम गंगा प्रहरी, एक पूरी संरचना गंगा के किनारे पर रहने वाले गांवों शहरों वहां हमने खड़ी की है। ठीक इसी तरह से गंगा मित्र ऐसे करके युवाओं को साथ में जोड़ करके मोस्टली अर्बन एरियाज में जहां गंगा पे घाट हैं, तीर्थ स्थल है, वहां कुछ योगदान युवा वॉलंटियर के रूप में करें, ऐसी भी एक पूरी रूपरेखा बनाई है। उनका भी काम पिछले लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर एक चीज में आलोचना खोजने की मानसिकता है और मुझे लगता है कि हमारे मित्र राहुल गांधी जी भी इसी मानसिकता या मैं कहूँ इस बीमारी से ग्रसित हो गए और उनको निश्चित रूप से किसी न किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों को न तो वो उनको अध्ययन करते हैं, न वो अध्ययन करने की आवश्यकता समझते हैं और न उनके नीचे काम करने वाली टीम भी उनको इस बात के विषय से संज्ञान कराती है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पार्टी पर लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। तो वहीं वर्मा ने राम मंदिर निर्माण को राजीव गांधी की बहादुरी बताया और क्योंकि राम मंदिर का ताला खुलवाकर राजीव गांधी ने ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। जो पाखंड बरसों पूर्व भाजपा ने किया, हम उस तरह का पाखंड नहीं करेंगे। जो शिलाओं का सिला हुआ है, तमाम सारा शिलाएं जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेले पे लेके, पता नहीं वो किसी ने मंगलसूत्र डाल दिए, किसी ने अपने हाथ के कंगन डाल दिए, वो पता नहीं कहाँ पे है वो। उन लोगों ने तो बड़ी आस्था से डाला था और वो शिलाएं जब गांव और शहर में घूम के उन शिलाओं का क्या सिला हुआ, कहाँ पड़ी हुई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम इस तरह का कुकृत्य नहीं करेंगे। शिलाएं समारोह पूर्वक पवित्र पूजन करके हम रवाना करेंगे। हम ऐसा पाखंड नहीं करेंगे कि गांव-गांव जा रही है, यहाँ जा रही है। अरे भगवान राम का मंदिर क्या मार्ग प्रशस्त हो गया। और राजीव गांधी जी ने जिस भगवान श्री राम जब ताले में बंद थे, दमदारी से छाती ठोक के उनका ताला खोला और मंदिर बनाने का मार्ग उसी दिन प्रशस्त हो गया था। तो कांग्रेस के लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, करोड़ों लोग, कि ये भव्य मंदिर का निर्माण हो और जितने ज़्यादा लोगों का समर्पण और योगदान हो वो ज़्यादा और पवित्र होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली के सह प्रभारी तरुण चुग ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। चुग ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस बढ़ गई है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस अब आखिरी सांसें ले रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सरदार प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो
गवर्नर से मिले हैं और पंजाब के अंदर कांग्रेस की फूट खुलकर सामने आई है। ये जो भानुमति का कुनबा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, कांग्रेस का, ये पूरी तरह बिखर रहा है और कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब की कांग्रेस खेरू खेरू हो रही है, कई हिस्सों में बट रही है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, बाजवा और दुल्लो दोनों सांसद गवर्नर से मिल रहे हैं और सरकार की नाकामियां और माफिया के साथ खाकी व खादी के गठजोड़ की बातें कर रहे हैं। खुलेआम कांग्रेस के विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं और पंजाब के अंदर ये आरोप विपक्षी पार्टियां नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर से लग रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए कि किस तरह पंजाब के अंदर खाकी और खादी के नेक्सस से जो शराब माफिया इतना हैवी है, नशे का माफिया हैवी है, जिसके कारण 113 जाने पिछले 5-6 दिनों में जा चुके हैं। कांग्रेस के आंतरिक फूट है, ये आंतरिक फूट पंजाब की सरकार के अंदर जो वर्ग अपाहिजता है उसके कारण आई है। आज जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और पंजाब की कांग्रेस का जो ढांचा है वो पूरी तरह बिखर रहा है। निश्चित रूप से जो भानुमति का कुनबा बिखर रहा है और कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस आखिरी सांसें ले रही है। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी मामले में वुमेन एक्टिविस्ट अंबर जैदी का बयान सामने आया है। अंबर का कहना है कि भारत में लगातार रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब भी ऐसी घटना होती है सरकार मुआवजे का ऐलान करती है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार चंद रुपयों से अपनी खामियों को छुपाने का काम करती है। इंसिडेंट से हमारे सामने सिस्टम की कई खामियां नजर आती हैं कि हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोपी खुलेआम घूम रहा था, उसको खुली इजाज़त थी कि वो समाज में जाए और लोगों को परेशान करे। उसने एक मासूम बच्ची के साथ जो अपराध किया है, जो जघन्य वारदात हमारे देश में, हमारी दिल्ली में पेश आई है, उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हम जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम अपना दुख व्यक्त कर देते हैं, कड़ी निंदा कर देते हैं और सिस्टम को, कुछ लोग कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए, लेकिन एक निर्भया जैसे केस में फांसी को लगने के लिए 7 साल से ज़्यादा की मुद्दत लग गई। और उसके बाद भी कुछ लोग अपराधियों की ह्यूमन राइट की बात करने लगते हैं कि भाई आप फांसी की सज़ा नहीं दे सकते। हमारे देश में, वो भारत देश जहाँ पर मातृशक्ति की पूजा होती है, उस देश में लगातार जो स्टेटिक्स हैं रेप के, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं, कोई सख्त नीतियाँ नहीं बना रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सरकार सिर्फ और सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देती है। केजरीवाल जी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। एक स्त्री की, एक लड़की के सम्मान की, उसकी इज्जत की, उसकी आबरू की कीमत लगा देते हैं। आप सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, जो कि आपका काम है, आपसे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ चंद रुपयों से आप अपनी खामियों को ढकने की जो कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत बात। केरल में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के कारण भयानक नुकसान हुआ है और बारिश की वजह से इडुक्की जिले के राजामलाई में भूस्खलन की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐसा हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी पीएम रिलीफ फंड से मरने वालों को 2 लाख और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौसम के खराब होने की वजह से रेस्क्यू के काम में भी अड़चनें आ रही हैं और राज्य सरकार ने एयरफोर्स से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन मौसम लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए अनुकूल नहीं है। देश में चीन विवाद को लेकर के जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस निरंतर चाइना के मुद्दे पर आमने सामने हैं और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हल्ला बोला है।
राहुल गांधी ने एक बयान में कहा है कि पीएम चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना तो दूर, चाइना का नाम तक नहीं ले सकते। और इस मुद्दे पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा है कि पहले तो राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वो भारत की तरफ से बोलते हैं या चीन की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि वो चीन के प्रवक्ता हैं। वहीं विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके बोलने से तूफान आ जाएगा, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसके अलावा विज ने हरियाणा के शराब घोटाले के मामले को लेकर के कहा कि बेहद जल्द एक्शन भी होता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं या चाइना की तरफ से बात कर रहे हैं? उनके बयानों से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चाइना के प्रवक्ता हों। उनके बयानों से भारत के प्रति कोई सहानुभूति नज़र नहीं आती है। हमेशा वो चाइना के पक्ष की बात करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे 2 शब्द लोकसभा में बोलने दिया जाएगा तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। वो बोले भी, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। उसी प्रकार वो अब कह रहे हैं और उनकी आदत है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। जल्दी एक्शन होगा और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग के मामले पर सियासत खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहाने कमलनाथ को भी घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि कमलनाथ जी, हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। नियत के खोटे लोग अपनी असफलता छुपाने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोले जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले। कमलनाथ जी, अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों नहीं आग्रह करते, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और किसानों से उनके कल्याण का वादा करने और उस वादे पर अमल करने में बहुत अंतर होता है, ये भी उन्होंने तंज कसा है पूर्व सीएम कमलनाथ पर। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में जर्मनी के दूत की मौत हो गई है। जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने ये कहा है कि विदेश मंत्रालय में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई है। ये महिला धमाके वाली जगह पर स्थित अपार्टमेंट में रहती थी और ये पहली जर्मन महिला है जिसकी बेरूत बंदरगाह पर हुए विनाशकारी धमाके में मौत हुई है। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बेरूत धमाके में 5 भारतीय भी घायल हो गए हैं, लेकिन राहत की बात है कि 5 को मामूली चोटें ही आई हैं। बता दें कि बेरूत धमाके में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बेरूत पहुंची हैं। लेबनान की मदद के लिए फ्रांस और अन्य देशों ने आपातकालीन सहायता और रेस्क्यू के लिए अपनी टीमें भेजी हैं। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान को अब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की दरकार है और दूसरी तरफ लेबनानी सेना के बुलडोजर मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये धमाका लेबनान के बेरूत में हुआ था, ये एक बहुत ही विनाशकारी धमाका। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जो हज़ारों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 135 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इस धमाके में जर्मन के एक दूत की भी मौत हुई है। जर्मन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके विदेश मंत्रालय में काम करने वाली महिला वहाँ पर रहती थी और इसी वजह से उसकी इस धमाके में, इस विस्फोट की वजह से मौत हो गई है। भारत के भी 5 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं, इस हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन उनको मामूली चोटें ही आई हैं।
हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्री अब अपनी जान और सेहत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है उसके बाद बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप ख्याल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब सरकार ने रोडवेज की बसों में एक साथ 50 से ज्यादा यात्रियों को बिठाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद आज बसों में और बस स्टैंड पर यात्रियों की पूरी भीड़ नजर आई। और सरकार के इस फैसले को लेकर के हमने प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज से भी बातचीत की है और अनिल विज ने कहा है कि कोरोना के मरीजों का इलाज और देश दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कोई भी सरकारी जो बसें होंगी, रोडवेज की जो बसें होंगी, वो खाली नहीं चलेंगी, अब पूरी भरकर ही वो बसें चलेंगी और 50 से ज़्यादा सवारियों को बैठाया जा सकता है बसों में। तो ऐसे में अब हरियाणा रोडवेज में अगर आप सफ़र करेंगे तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद की होगी, आपकी होगी, क्योंकि अगर आप रोडवेज बसों में सफ़र करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप पूरी तरीके से सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। लेकिन इसके बावजूद भी आपको खतरा रहेगा क्योंकि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है और इस दौरान नए उपराज्यपाल को सुरक्षा बलों ने सलामी दी। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने अराजकता, आतंकवाद को मिटाकर शांति, अमन कायम करना है और विकास के कार्य को यहां पर आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि जीसी मुर्मू के इस्तीफे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया और मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो जिस तरीके से जीसी मुर्मू अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को वहां पर भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से और मनोज सिन्हा ने आज शपथ ले ली है और अपना पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि अब अराजकता और आतंकवाद को यहाँ पर मिटा करके शांति कायम करना और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और जिस तरीके से मनोज सिन्हा को अब जम्मू कश्मीर में भेजा गया है उससे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वहाँ पर चुनाव हो सकते हैं और इसी के मद्देनज़र अब एक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि से आते हैं मनोज सिन्हा, उनको वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है ताकि वहाँ पर राजनीतिक माहौल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया जा सके। इसीलिए अब मनोज सिन्हा को वहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया है और ऐसे में अब कभी भी वहाँ पर चुनाव की घोषणा की जा सकती है, चुनाव करवाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा सकती है। मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचे और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया और शपथ ली। जीसी मुर्मू इससे पहले वहाँ पर उपराज्यपाल थे, लेकिन अब जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देते ही केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं मनोज सिन्हा, उनको अब वहां का उपराज्यपाल बना दिया गया है। उपराज्यपाल बनाए जाने के बाद मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने पदभार भी ग्रहण अब कर लिया है। हिमाचल के धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिले के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग पर विशेष फोकस रहा। अस्पतालों में खाली पदों का मामला कई विधायकों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाएं पूरा करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ओर से की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन पर खास ध्यान दिया जाए और अलग अलग विभागों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी घोषणाएं निर्धारित समय के भीतर ही लागू की जाएं और साथ ही विधायकों से इनकी निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। राज्य का सबसे बड़ा जिला होने के नाते सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और इसके अलावा सीएम ने राज्य के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। तो हिमाचल के धर्मशाला आज सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे थे और वहां पर जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, उनके बारे में चर्चा की गई और इलाके के विधायक, सांसद, अधिकारी, उन सभी के साथ
चर्चा की गई है इलाके की समस्याओं को लेकर के और जो भी वहां पर चल रहा है। सीएम के दौरे में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी हैं, इस बात के भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। और जिस तरीके से सीएम ने आदेश दिए हैं कि जो भी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तय समय के भीतर ही वो सब काम पूरे कर दिए जाने चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है जो स्थानीय विधायक हैं उनको उन सभी कामों की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। और जिस तरीके से अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है उसको लेकर के भी सवाल वहां पर उठाए गए और उन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर।
अपना उत्तर प्रदेश। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 264 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 3 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र में अब तक कुल 112 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। हालांकि 8,453 पुलिसकर्मी ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों का आंकड़ा बढ़कर 10,427 तक पहुंच गया है। इनमें एक्टिव केस 1,862 हैं और वहीं देश में 24 घंटे के अंदर 62,538 कोरोना केस मिले हैं। अब तक देश में 20,27,075 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और इनमें से 6,07,384 एक्टिव केस हैं और 13,78,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और अब तक 41,585 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का कहर देश भर में ही बढ़ता जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 264 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत भी हुई है। ये दुखद खबर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब अनलॉक में लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं राहत दी गई है आम लोगों को, ताकि वो अपनी कमाई कर सकें और अपने घर को चला सके सही तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही का नतीजा ये है कि लगातार बड़ी संख्या में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में कोरोना संक्रमण की जद में वहां के विधायक महिपाल ढांडा भी आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और ट्वीट में पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा ने ये कहा है कि पिछले 2 दिन से तबीयत खराब होने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक महिपाल ढांडा ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो भी साथी पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उनमें से अगर किसी को दिक्कत है तो खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हरियाणा के जींद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गाड़ियां और लोगों को लूटकर इलाके में दहशत कायम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने चोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और दरअसल पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 वाहन लुटेरों को धर दबोचा है और जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में अलग अलग जिलों में 8 लूट की वारदात को ये चोर अंजाम दे चुके हैं और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। चारों आरोपी रोहतक जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस ने करखेड़ी गांव के पास से गुप्त सूचना के आधार पर इन चोरों को गिरफ्तार किया है। तो हरियाणा की जींद में चोरों के हौसले बुलंद थे और चोर अपनी दहशत को कायम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की टीम सतर्क नजर आई और इस चोर के गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और अब इनके जो मंसूबे थे इलाके में अपनी दहशत को कायम करना, क्योंकि ये लोग गाड़ियां उठाते थे और लोगों को लूटने का काम ये लोग करते थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनको धर दबोचा गया। जिस तरीके से इलाके में इन्होंने अपनी दहशत कायम करने का काम किया था, लेकिन अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये कल शाम को हमारी डिटेक्टिव स्टाफ को एक सूचना मिली थी कि 4-5 लड़के हथियार लिए हुए हैं और एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी में घूम रहे हैं और किसी वारदात करने की फिराक में है। तो इंस्पेक्टर समरजीत के नेतृत्व में एक टीम को बना के इनके पीछे भेजा गया था। इन्होंने इनको सक्सेसफुल रेड की और इन 4 लड़कों को पकड़ा। एक लड़का वहाँ से भागने में फ़रार हो गया। इनसे जब सख्ताई से पूछताछ की तो इनसे 3 असले बरामद हुए हैं, एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी बरामद हुई है। इसके अलावा इन्होंने पिछले 1.5 महीने में लगभग 8 वारदातें की है जो अलग अलग ज़िलों में की है। पंजाब के कुराली शहर में कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखते हुए नगर कौंसिल दफ्तर को बंद कर दिया गया है और पहले कौंसिल ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही सोमवार को दफ्तर को खोला जाएगा और साथ ही विभाग के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर काम करेंगे, क्योंकि बीते दिनों कोविड-19 के 9 केस यहाँ पर सामने आए और इस मौके पर एसएमओ डॉक्टर भूपिंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। तो लगातार जो पंजाब में भी कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए कुराली में नगर कौंसिल का ऑफिस भी अब सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब पहले इस ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद इसको सोमवार को खोला जाना है। और जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी थे उनसे घर से ही अब काम करने को कहा गया है। वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम यानी कि अपने घर से ही वो अब दफ्तर का काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि लोग ज़्यादा संख्या में ठीक हो रहे हैं और जल्द ही ठीक हो रहे हैं। अगर कोरोना महामारी से कम प्रभावित हुए हैं तो वो लोग जल्द ही ठीक हो पा रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और सही वक्त पर उनका इलाज अगर शुरू नहीं होता है तो ऐसे लोगों की मौत भी हो रही है। जो लोग गंभीर तरीके से कोरोना की चपेट में आए हैं उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। लेकिन हालांकि राहत की बात है कि अधिकतम लोग जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर कौंसिल ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब जो कर्मचारी हैं कौंसिल ऑफिस में काम करने वाले वो घर से काम करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के कुछ मामले सामने आए उसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि कौंसिल ऑफिस को अब सैनिटाइज किया जाएगा। नौ पॉजिटिव केस आए थे, जिद्दां दा सानू पता लग गया उद्दां दा ही इन्हां नूं बुला के पहले दिन 29 टेस्ट कीते सी ते उसदे बाद रोज़ 20-25 टेस्ट इन्हां दे मुलाजमां दे रोज़ ਅਸੀਂ बुला के करोना टेस्ट करा। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੀ? ਉਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ 15-20 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? मेरा ख्याल 100 के लागे। मैं तो लोगों को कुराली वासियों सारे अपील करदा जिन्हां दी पब्लिक डीलिंग कमेटी च हुई आ जां मिले आ कोई पिछले 10 दिनों च, उन्होंने मेरे वालों अपील आ डरो ना, आके अपना कोरोना टेस्ट कराओ। जे कोई आंदा आपां उन्होंने तैयार करके उन्हां दी ट्रीटमेंट। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से विमान हादसे में 2 पायलटों की मौत की पुष्टि हुई है। कैप्टन डीवी साठे की हादसे में मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे की जगह पर पहुंच चुकी है एनडीआरएफ की टीम। अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम को आदेश दिए थे वहां पर पहुंचने के और अब पहुंच चुकी है। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 2 पायलटों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल में जिस तरीके से कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2 पायलटों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, ताजा जानकारी आपको इस खबर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। केरल में जो बड़ा विमान हादसा हुआ है, दुबई से ये विमान आ रहा था और रनवे पर फिसल गया। रनवे पर फिसलने की वजह से जो जहाज है, जो विमान है, वो 2 हिस्सों में बट गया, टूट गया एक तरीके से। और ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई है। दोनों पायलटों के साथ साथ कई लोगों की भी इसमें मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और करीब 100 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं।
जिस तरीके से तस्वीरें ANB न्यूज़ पर हमने दिखाई थी आपको एक्सक्लूसिव, किस तरीके से वहां पर लोग फैले हुए थे, गिरे हुए थे और एम्बुलेंस की वहां पर कई गाड़ियां पहुंची। अब NDRF की टीम भी वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। अमित शाह ने तुरंत इस खबर को, जब ये खबर सामने आई तो इस खबर के बाद एकदम से केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां पर NDRF की टीम को भेजने के आदेश दिए और वहां पर अब वो टीम पहुंच चुकी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के अररिया के जवारी गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दहेज में बाइक नहीं देने पर विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई। दरिंदगी की हद उस समय हो गई जब पति मसूद ने हत्या करने के बाद शव को ईंट भट्टा के पास में ही फेंक दिया और मृतका की शादी केवल 6 महीने पहले ही हुई थी। परिजनों की माने तो शादी के बाद जो आरोपी पति है, उनकी बेटी को दहेज के लिए तंग करता था और जिसके कारण बेटी मायके में रह रही थी। लेकिन बीते दिन आरोपी पति अपनी बहू को लेकर के आ गया और जान से उसको मार दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और समाचार मिलने तक ससुराल पक्ष फरार बताया गया। अभी तो उसके घर वाले हैं प्रथम दृष्टया दहेज के लिए प्रताड़ित के लिए हत्या का मामला प्रकाश में आया है। ऐसे सबको पोस्टमार्टम में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी भी किया गया, लेकिन सभी लोग जो हैं उसके हस्बैंड सब फरार हैं अभी। तो इससे स्पष्ट तौर पर है कि इसको हत्या किया गया है और वो लोग अभियुक्त गण किसी के कारण फरार है। तो कहा जा रहा है सर कि दहेज के लिए जर के हत्या किया गया है। हाँ, मामला में यही दहेज की बात ही आ रही है। दहेज के लिए निर्मम तरीके से हत्या की गई। हाँ, उसमें ये भी बात आ रहा है जैसा कह रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि गला दबाने से हुआ कि कोई कह रहा है कि कुछ पैर हाथ पकड़ के। हरियाणा के सोनीपत में चोरी की वारदात सामने आई है। वारदात हालांकि CCTV कैमरे में कैद हो गई है, मगर देखने वाली बात होगी कि पुलिस का शिकंजा चोरों तक पहुंचता है या नहीं। घटना सोनीपत के सेक्टर 15 में घटित हुई है, जहां पर 2 चोरों ने घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच इस मामले की शुरू कर दी है। आपकी स्कूटी? मेरा नाम देवकी है बेटा, और मैं 1040 सेक्टर 15, मकान नंबर 1040 सेक्टर 15 में रहती हूँ। आपकी क्या चोरी हुई आंटी? मेरी स्कूटी एक्टिवा HR10U और नंबर कितना? 1813। यहाँ घर के आगे खड़ी थी दरबार। अच्छा जी। और फिर क्या नाम है 12 बज के 10 मिनट पे हमने CC कैमरे में देखा। 12 बज के 10 मिनट पे 2 बंदे आए कार में और स्कूटी के आगे कार अड़ा के, और पहले उसने लॉक खोला डिग्गी का, फिर आगे का लॉक खोला, फिर वो आगे गया बंदा गाड़ी वाले के साथ बैठ के, आगे से फिर वापस आया है। अच्छा जी। हरी टी-शर्ट डाल रखी थी, ब्राउन कलर के जूते थे, अंदाजन कोई मतलब 35 साल के करीब था बंदा। और फिर वो आके लोग स्कूटी को इस साइड ले गया। क्या प्रमाण? सेक्टर 15 में एक घर के बाहर स्कूटी HR10U 1813 जिसमें सेंट्रो व्हाइट कलर की गाड़ी में आते हैं व्यक्ति और उसके लेके चलते हैं। सर CCTV खंगाली जा रही थी, CCTV भी सामने आई है। हाँ जी, हमने CCTV इसकी खंगाल रहे हैं और सेंट्रो गाड़ी का नंबर भी हमारे पास उसको देखने के। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के लुधियाना में प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर के विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।
हमारी ये मांग है जी, इस समय 125 लोगों का जो इस समय इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण हुई। मैं वो पूछना चाहता हूँ, आज वो लोग कहाँ हैं जो हाथ में गुटखा साहब लेकर के 4 हफ्ते में नशा बंद कराना चाह रहे थे। नशा तो क्या बंद होना था, रविवार को सिर्फ शराब की दुकानें ही खुली हैं, 8 बजे तक काम करने वाली राशन की दुकानें बंद हैं, पर शराब की दुकानें 10 बजे तक खुली हैं। ये कैसा भारत और ये कैसा पंजाब का निर्माण हो रहा है? ये कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि आवाम को ये लोग नशे की गर्त में क्यों डाल रहे हैं। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का मंदिर कोरोना वायरस के चलते 141 दिनों बाद शुक्रवार को खुल गया है और मंदिर को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत खोला गया है। लेकिन अभी भी मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर रोक है और मंदिर अब से रोज मंगला आरती से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। लगभग 1 महीने पहले मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया गया था। तमाम मंदिर कोरोना के दिशा निर्देश के मुताबिक खुलना शुरू हो गए हैं और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ का भी मंदिर आम भक्तों के लिए अब खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद वाराणसी के 2 अन्य बड़े मंदिर बंद ही रहे हैं। इसमें काल भैरव और संकट मोचन मंदिर शामिल था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक 60 साल की महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया है। महिला ने आत्महत्या करने के लिए बुदामेरू नहर में छलांग लगा दी और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला। महिला अजीत सिंह नगर के रामकृष्णपुरम इलाके की है और आत्महत्या के प्रयास की वजह पारिवारिक कलह सामने आई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में जहरीली शराब के मामले को लेकर पंजाब भर में बीजेपी विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में अमृतसर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील कपूर की अध्यक्षता में सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी के घर का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठी कसम खाकर सत्ता हासिल की। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि 4 हफ्तों में पंजाब से नशा वो खत्म कर देंगे, लेकिन वो धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें राजनीति छोड़कर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਕੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ MLA ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗੋ, युवावां दा भविष्य जिहड़ा है नरक दे विच ना पाओ, नशे दी दलदल दे विच ना पाओ, पंजाब नूं खुशहाल बनाओ। खुशहाल सी तुसी हत्थ दे विच गुटका साहब फड़ के जिहड़ी सोच चुकी सी, कम से कम धर्म दे नां दे उत्ते राजनीति करनी।
राजस्थान के बीकानेर में बिजली के खंभे की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई और घटना गुरुवार रात की भीनासर स्थित वार्ड नंबर 4 की बताई जा रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इसी तरह भीनासर में एक युवक की भी करंट लगने से मौत हुई थी, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार बिजली विभाग ने लोहे के खंभों को हटाकर सीमेंट वाले खंभे लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है और ना ही कोई शुरुआत की गई है। इस कड़ी में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया है कि बारिश के मौसम में लोहे के खंभों में करंट आ जाता है और जिसकी चपेट में आने से ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रात का है, भीनासर के वार्ड नंबर 4 में विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई मर्तबा हमने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आला अधिकारी जो सचेत नहीं हुए और मानसून का जो मौसम है उसके दौरान ये जो काल का ग्रास बनी है गाय, और ये गाय जो है वो 7 दिन पहले ही ये ब्याई थी, तो गरीब पशुपालक को ये जो आर्थिक मार सहन करनी पड़ रही है। मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूं कि निर्धन पशुपालक को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना। बारिश के मौसम में विद्युत पोल जो लोहे के लगे हुए हैं इसके अंदर करंट प्रवाहित होता है, और पिछले दिनों 1 सप्ताह पहले मोहित जोशी नाम के युवक की मृत्यु भी इसी लोहे के खंभे में करंट प्रवाहित होने के दौरान हुई थी। तो कल जो है ये गाय काल का ग्रास बनी है और पार्षद साहब जो हैं वो विद्युत पोल चेंज करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके स्थान पे लोहे के जो पोल लगे हुए हैं उसके स्थान पे सीमेंट के पोल लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि ये जो गाय काल का ग्रास बनी है इसके पशुपालक को आर्थिक मुआवजा प्रदान कराया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 6 वर्षीय मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की 6 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर आरोपित ने दुष्कर्म किया और शुक्रवार सुबह पड़ोस गांव के जंगल में बच्ची बदहवास हालत में पड़ी मिली और बच्ची के लहूलुहान अवस्था में होने के कारण उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार द्वारा कल थाना गढ़ पर एक सूचना दी गई कि उसकी लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर बहला फुसलाकर ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मौका मुआयना सभी जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया है। इसमें कुल 8 टीमों का गठन किया गया जो रात भर सर्च ऑपरेशन में लगी रहीं। इसके अतिरिक्त डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी इसमें लगाया गया और लड़की की बरामदगी पुलिस द्वारा आज प्रातः की गई है। लड़की को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेज दिया गया है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की गई है तथा आने जाने वाले सभी संभावित रास्तों पर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और अभियुक्त का स्केच तैयार कराकर उसकी तलाश कराई जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई। राजस्थान के बीकानेर में 2 अलग अलग युवकों की हत्या का 2 जगह पर अलग अलग युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। पहला मामला JNVC पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर गुरुवार रात को रंजिशन दोस्त की गाड़ी थी, तो उनके पास में ये आकाश वो 2 नंबरी धंधा करते थे, लेकिन ये साथ नहीं देना चाहता था उनका, तो इनके आपसी में झगड़ा हुआ। आकाश को मार पीटाई की, लेकिन आकाश ने उनकी दोस्ती छोड़ दी। तो इसके पास में नहीं बैठना, ये हथियारों के भी तस्करी करते थे। इनके पास में काफ़ी हथियार हैं, पिस्तौलें हैं, गोलियां हैं। हमें भी बता कल क्या हुआ था? कल क्या हुआ? ये हुआ था कि आकाश दुकान पर गया था गुटखा लेने के लिए, पीछे से 5-6 जन आए। और कौन लोग थे? 5-6 समाज वाले थे जो जिनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। उन्होंने पहले भी धमकी दी थी कि हम जान से मार देंगे। घर पे भी आगे पत्थर पुत्थर कर गए थे पहले, लेकिन हमने उन बातों को गौर नहीं किया। ये दुकान पे गया आकाश जाते ही इससे पीछे से आए, पीछे से आते ही मारपीट की, चक्कू मारे, मुक्ति मारी, एक गर्दन में लगी, 3-4 यहाँ लगी। अब आप क्या चाहते हो, क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि हम पुलिस का पहले धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन मुलजिम को पकड़ा है और 2-4 अन्य हैं उनको भी पकड़े। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थाना क्षेत्र के अंदर जयमल सर में लगभग 5:30 बजे के करीब जयमल सर के अंदर ही
महेंद्र सिंह जो मृतक है वो किसी अपने यहाँ रिश्तेदार रिलेटिव किसी से मिलने गया था। वहाँ पर आरोपी गण ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर चढ़ाया जिससे उसकी टांगें टूट गई थी। उसके बाद उसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सिर में भी चोट आई थी और अर्ली इन द मॉर्निंग डॉक्टर ने उसको मतलब भर्ती कर दिया गया। उसमें भी ऐसा तो नाल ने इसके जैसी घटना से तुरंत बात सही एक्शन में आ गए और वहाँ पर अपनी टीमें लगातार भेजी। उसमें से एक मुख्य नामजद आरोपी जिसमें भी 4 हैं, उसमें से एक मुख्य आरोपी को राउंड अप कर दिया गया। ठीक, चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये ताज़ा अपडेट, विमान हादसे में दोनों पायलटों की मौत हुई है। कैप्टन डीवी साठे की हादसे में मौत हुई है। हादसे की जगह पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में ताज़ा जानकारी जो सामने आ रही है, 15 लोगों की अभी तक मौत की खबर सामने आई है। दोनों पायलटों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें इस हादसे को लेकर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, दुख जाहिर किया है और हादसे में मारे गए लोगों के लिए और जो घायल हुए हैं उनके लिए भी आर्थिक राहत की घोषणा की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल से। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये कितना बड़ा हादसा आज हुआ है केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर। वहाँ पर लोगों को किस तरीके से अस्पतालों में पहुँचाया गया है, इनको किस तरीके से वहाँ पर जो चिकित्सक हैं इनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार इनको